व्हाट्सअप गाइस। हेलो। वर्ल्ड अफेयर्स चैनल से आप लोग के लिए जो वीडियो लाया उसका टाइटल बहुत इंटरेस्टिंग है कि एशियाज मोस्ट पावरफुल कंट्रीज डिक्लेयर्ड। एशिया की सबसे पावरफुल कंट्रीज कौन सी हैं, तो उनकी लिस्ट आ चुकी है। इंडिया बीट्स रशिया इन 2020 लिस्ट। इंडिया ने रशिया को हरा दिया, तो इंडिया बहुत कौन से ग्रेट। पायदान पर आया है और देखते हाँ, हैं क्या कुछ पता लगता है कौन सी टॉप पर कौन सी कंट्री है। और मुझे बहुत अच्छा लगता है ये वाला चैनल, है मतलब और बहुत पर्सनली इंफॉर्मेटिव होती है, तो इंफॉर्मेटिव होता है। डे टू डे वर्ल्ड अफेयर्स से रिलेटेड वीडियोस न्यूज के लिए जरूर सब्सक्राइब हाँ, करें। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में। प्लीज वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और वीडियोस आप और भी सजेस्ट कर सकते हो। नए हो चैनल पे तो और जितने सब्सक्राइब। ज़्यादा हो सके कमेंट्स करना, मतलब स्पैमिंग नहीं, अपने सजेशंस दे सकते हो। यस, 1 2 3 गो। नमस्कार एंड वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ आज के समय वर्ल्ड मीडिया बात कर रहा है एशिया की सबसे पावरफुल कंट्रीज के बारे में, क्योंकि लोई इंस्टीट्यूट की रैंकिंग सामने आ चुकी है। बहुत लंबे समय के विश्लेषण के बाद, रिसर्च के बाद इन्होंने यहाँ पर पब्लिश करी है रैंकिंग। और यहाँ पर आप देख पाओगे, चाहे इंडियन मीडिया हो, ऑस्ट्रेलियन मीडिया हो, इवन अमेरिकन मीडिया इसको एक्सटेंसिवली कवर कर रहा है, क्योंकि रैंकिंग बहुत ही इंटरेस्टिंग है। रैंकिंग में ये बताया गया है कि ओवरऑल चाइना की पावर कम हुई है और चाइना की पावर कम इंडिया हुई है। एक्चुअली आज के समय एशिया में ज़्यादा पावरफुल है कंपेयर टू रशिया। नाउ डिस्कस करते हैं इस इंडेक्स को, मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। ज्योग्राफी रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि इनमें से कौन सा डेजर्ट, कौन सा रेगिस्तान आपको एशिया में नहीं मिलने वाला। अच्छा। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के एंड में। नाउ यहाँ पर आप ये पूछेंगे कि लोई इंस्टीट्यूट इतना ज्यादा फेमस क्यों है, इतना ज्यादा इसकी रेपुटेशन इतनी स्ट्रॉन्ग क्यों है कि दुनिया भर में कई आर्टिकल्स पब्लिश हो रहे हैं सिर्फ इनकी इंडेक्स की वजह से। देखिए, Index की मैं वजह ये से। आपको बता दूं, लोई एक ऑस्ट्रेलिया बेस्ड थिंक टैंक है और हर साल ये लोग पब्लिश करते हैं एशिया पावर इंडेक्स। बहुत ज़्यादा डीप रिसर्च के बाद ये इंडेक्स पब्लिश होता है और ये लोग वेरियस और टॉपिक्स पर भी रिपोर्ट पब्लिश करते हैं। काफ़ी बार IMF, वर्ल्ड बैंक, वेरियस संगठन इनके डेटा का इस्तेमाल करते हैं अच्छा। खुद की रिपोर्ट तैयार करने के लिए। सो यहाँ पर आप देख पाओगे, ये है लोई इंस्टीट्यूट का एशिया पावर इंडेक्स। अब यहाँ पर आप कहेंगे ये गोल गोल से क्या बने, ये मतलब इसका मतलब क्या। देखिए, ये आपके सामने एशिया का मैप है। ये ऑफ कोर्स हो गया यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जिसकी यहाँ पर रैंक 1 है। याद रखिएगा, हम यहाँ पर दुनिया में पावर की बात नहीं कर रहे। हम यहाँ पर सिर्फ बात कर रहे हैं कि कल को एशिया में कॉन्फ्लिक्ट होती है तो उस केस में सबसे पावरफुल कंट्रीज कौन कौन सी होंगी। और टोटल यहाँ पे उन्होंने 26 कंट्रीज को किया है रैंक। 26। इंटरेस्टिंग बात देखिए, रैंक 1 तो है USA की। और अगेन मैं यहाँ पर यही बता दूं कि ये इंडेक्स सिर्फ उस बात पर फोकस नहीं करता कि एक कंट्री के पास आर्मी कितनी है, कितनी स्ट्रेंथ है। सारी ही ये लोग चीजें फोकस उस पर करते हैं दो मेजर पिलर्स पर, एक रिसोर्सेज पर, दूसरा Resources। इन्फ्लुएंस पर। रिसोर्सेज पर आप अगर देखो तो ये बात करते हैं इकोनॉमिक कैपेबिलिटी की, कि उस कंट्री की इकोनॉमी क्या इतनी स्ट्रांग है कि लंबे समय तक वॉरफेयर ये लोग झेल पाएं। फिर बात करते हैं मिलिट्री कैपेबिलिटी की, कि अभी के लिए क्या उसकी मिलिट्री इतनी स्ट्रांग है कि अचानक से हुई वॉर वो झेल पाएंगे। झेल पाएंगे, फिर नहीं ये झेल लोग बात पाएंगे। करते हैं रेजिलियंस की, कि डिफेंड कितना कर सकती है वो कंट्री। उसके बाद ये लोग बात करते हैं फ्यूचर रिसोर्सेज की। अब कई देश हैं जिनके पास रिसोर्सेज हैं मगर अभी तक उनको टैप किया नहीं है। फॉर एग्जांपल, इंडिया में आप मान लीजिए थोरियम, मैं कहूँगा एक ऐसा रिसोर्स है जिसको अभी हमने प्रॉपर्ली टैप किया नहीं है। ये आप कह सकते हैं एक फ्यूचर रिसोर्स है। फिर ये लोग बात करते हैं इन्फ्लुएंस की। वहां पे आते हैं इकोनॉमिक रिलेशंस। फॉर एग्जांपल, चाइना और रशिया के बीच में इकोनॉमिक रिलेशनशिप बहुत स्ट्रांग है। रिसेंटली आपको पता होगा रशिया कि के बीच पहली में। बार चाइना और रूस के बीच में एक हाईवे ब्रिज ओपन किया गया है और दोनों कंट्रीज के बीच में ट्रेड आप अगर देखो तो $100 बिलियन का है। फिर ये बात करते हैं डिफेंस नेटवर्क की। फॉर एग्जांपल, आप अगर देखो नेटो, ये एक डिफेंस नेटवर्क है। ऑकस को भी आप कह सकते हैं एक डिफेंस नेटवर्क के अंडर ही आता है। फिर ये बात करते हैं डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस की। इंडिया का डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस आप अगर देखो तो काफ़ी स्ट्रांग है जापान के साथ, आसियान देशों के साथ। फिर ये बात करते हैं कल्चरल इन्फ्लुएंस की। अब टर्की का पाकिस्तान पे क्या है बहुत बड़ा कल्चरल इन्फ्लुएंस। कल्चरली टर्की का। पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील करते हैं टर्की से। रीज़न वही लोग जानते हैं, मगर ये एक एग्जाम्पल है कल्चरल इन्फ्लुएंस का। तो ये सारी बातें काउंट करके USA को रखा गया है नंबर 1 पर, और USA का 100 में से स्कोर है 82.2। नंबर 2 पे इन्होंने रखा है चाइना को। चाइना का एक्चुअली ये लोग कह रहे हैं कि ओवरऑल जो चाइना की पावर है कम हुई है। और चाइना की पावर के कम होने का एक बहुत ही बड़ा रीज़न यहाँ पर यह है कि इनका डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा कम हुआ है। ये बात डिप्लोमेटिक। आप सब लोग मानेंगे, बिल्कुल ऑब्वियस है कि शी जिनपिंग के अंडर चाइना जिस अग्रेशन से आज के समय डील कर रहा है, चाहे वो सेंट्रल एशियाई देश हो, इंडिया हो, आसियान देश हो,
सब लोग चाइना को एक प्रॉब्लम की तरह देख रहे हैं। Problem की एवरीवन तरह लुक्स देख एट रहे हैं, चाइना बिल्कुल के इसको कैसे डील करें, ये इतना स्ट्रॉन्ग कंट्री अब बन गया है, इतना अग्रेसिव है, इनमें कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नाम की चीज नहीं है, ये सिंपली बस विस्तार करना चाहते हैं, जमीन चाहते हैं कि इनके एम्पायर में और जरा जमीन जुड़ती जाए। तो ऐसे कंट्री का जो डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस है, जो डिप्लोमेटिक नेटवर्क है, ये लगातार इनके सिकुड़ते जा रहे हैं। पाकिस्तान और रशिया के अलावा आप अगर देखो तो ये पूरा जो यहाँ पर एक कॉन्टिनेंट है, वहां पे चाइना आपको काफी अकेला भी दिखाई देगा। फिर नंबर 3 पे आपको मिलेगा जापान, फिर नंबर 4 पे है इंडिया। अब इंटरेस्टिंग बात देखिए कि इस रैंकिंग में रशिया से ऊपर रखा गया है भारत को। अब आप पूछेंगे इसका रीजन क्या है? रीजन देखिए 3-4 है। एक तो इंडिया के इकोनॉमिक रिलेशनशिप बाकी कंट्रीज के साथ काफी स्ट्रांग है कंपेयर टू रशिया। रशिया ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं एक लोन वुल्फ है, चाइना के अलावा बाकी कंट्रीज के साथ कुछ खास ट्रेड करता नहीं है रशिया आप अगर देखें। वेराज इंडिया का काफी बड़ा ट्रेड है जापान के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ, यूएसए के साथ, आसियान कंट्रीज के साथ, तो इसलिए इंडिया को काफी बड़ा एज मिलता है। बाकी ऑफ कोर्स मिलिटरीली आप अगर देखें तो रशिया को हमसे ऊपर रैंक किया गया है। अगर हम सिर्फ मिलिट्री कैपेबिलिटी की बात करें तो रशिया की रैंक होगी 3rd, हमारी रैंक होगी 4th। मगर इस साल आप अगर देखें तो इंडिया का ओवरऑल स्कोर गिरा है, हमारा स्कोर अब हो चुका है 37.7 आउट ऑफ 100। और इंटरेस्टिंगली इनफ इंडिया को इन्होंने कम नंबर इसलिए दिए हैं क्योंकि ये लोग कह रहे हैं कि इंडिया के इकोनॉमिक रिलेशनशिप रिसेंटली सफर किए हैं। ये ऑफ कोर्स बात कर रहे हैं RCEP के बारे में, जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इंडिया ने रिसेंटली साइन किया नहीं था, तो वो इस वजह से कह रहे हैं कि इंडिया का स्कोर थोड़ा सा हमने कम किया है उस वजह से, क्योंकि ये लोग मानते हैं इंडिया की जो इकोनॉमिक इंटीग्रेशन है ये इतनी स्ट्रांग नहीं हुई इस साल। फिर नीचे आप अगर देखो भारत के तो आपको रशिया मिलेगा, और रशिया के बाद यहाँ पे है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की यहाँ पर रैंक है 6th। फिर नीचे आप अगर देखें तो वेरी इंटरेस्टिंगली ताइवान को भी यहाँ पर रैंक किया गया है। और ये बात देखकर मैं जेन्युइनली काफी अम्यूज्ड हूँ कि इन्होंने ताइवान को पाकिस्तान के ऊपर रैंक किया है। पाकिस्तान की रैंक आप अगर देखें तो ये है 15, ताइवान की रैंक इन्होंने यहाँ पर दी है 14th। और इसका एक बहुत ही बड़ा रीजन ये है, मैं एक्चुअली कंपेयर करके दिखाता हूँ आपको ताइवान और पाकिस्तान को। ताइवान एक्चुअली पाकिस्तान को बीट करता है, सिंपली आप समझ सकते हैं ट्रेड की वजह से, कल्चरल इन्फ्लुएंस की वजह से। वैसे अगर हम बात करें सिर्फ मिलिट्री कैपेबिलिटी के बारे में तो पाकिस्तान की यहाँ पर रैंक होगी 9th और ताइवान की यहाँ पर रैंक होगी 11th। फिर आगे आप अगर देखो तो नॉर्थ कोरिया की यहाँ पर रैंक है 17th और श्रीलंका को यहाँ पर रैंक दी गई है 20th। इंटरेस्टिंगली इनफ बांग्लादेश को यहाँ पर आप अगर देखो तो नॉर्थ कोरिया और फिलीपीन से भी कम रखा गया है। बांग्लादेश की यहाँ पर रैंक है 19th और नेपाल को भी यहाँ पर रैंक किया गया है। बाय द वे नेपाल की यहाँ पर रैंक है 25th और लोएस्ट रैंकिंग यहाँ पर दी है पपुआ न्यू गिनी को। पपुआ न्यू गिनी आपको पता होगा ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ में एक देश है, रफली 90 लाख की इनकी आबादी है और रिसेंटली इनका इन्फ्लुएंस भी कुछ हद तक बढ़ा है, इसलिए बाकी और छोटे कंट्रीज को यहाँ पे नहीं रैंक किया गया, पपुआ न्यू गिनी को स्पेशली यहाँ पर रैंक किया गया है। तो इस रिपोर्ट के हिसाब से एज इंडियंस हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आता है? देखिए कहीं ना कहीं हमको हमारा जो ट्रेड है रीजन में और ज्यादा इंक्रीज करना होगा, इंक्रीज करना पड़ेगा। अभी व्लादिमीर पुतिन आपको पता होगा इंडिया आने वाले हैं, कल इंडिया में आएंगे और बताया ये जा रहा है कि दोनों देश रखने वाले हैं एक बहुत ही बड़ा ट्रेड टारगेट $50 बिलियन का 2025 तक। अभी के लिए आप अगर देखें तो रफली आप कह लीजिए मैक्सिमम $15 बिलियन के आसपास जाता है इंडिया रशिया का ट्रेड, कभी कभी कम होकर 11-12 के आसपास ही पहुंच जाता है। तो चैलेंज होगा हमारे लिए इसको 50 बिलियन तक लेके आना। मगर अगर हम इकोनॉमिक पार्टनरशिप यहाँ पर बिल्ड करते रहते हैं रशिया के साथ, आसियान कंट्रीज के साथ, जापान के साथ, इवन मैं कहूँगा ऑस्ट्रेलिया के साथ, तो इससे आप देखेंगे कि इंडिया की रैंक इन द फ्यूचर बढ़ेगी। और कोई बड़ी बात नहीं है कि आने वाले कुछ सालों में आपको इंडिया जापान को रिप्लेस करता हुआ भी दिखे। हाँ, बहुत सही इन्फॉर्मेशन दी है प्रशांत भाई ने, जिस तरीके से कि अगर इंडिया को आगे बढ़ना है और बाकी कंट्रीज से ऊपर आना है तो कहीं ना कहीं वो ट्रेड एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है, क्योंकि ट्रेड रिलेशन जितने अच्छे होते हैं उससे क्या होता है कि आपकी इकोनॉमी ग्रो होती है और अच्छे से, और जितना पैसा आए और इकोनॉमी जितनी अच्छी ग्रो होगी तो उतना ही हम डिफेंस बजट पे अपना पैसा खर्च कर पाएंगे पूरी ओवरऑल देश के डेवलपमेंट में। और कहीं ना कहीं इंडिया ये चीज़ बहुत समझ चुका है और इंडियन गवर्नमेंट इस पर बहुत फोकस करके भी चल रही है। और प्लस एक और चीज़ कही जाए तो यार मतलब अमेरिका तो बहुत ऊपर है। इकोनॉमी जो लास्ट अभी था 2020 उसमें डाउन गई थी, इकोनॉमी गई थी बहुत सारे देशों में गई थी, उसके वो जेन्युइन वो था। हाँ, हर एक चीज है। प्लस चाइना अभी तो इस लिहाज से देखा जाए तो चाइना तो अभी बहुत स्ट्रांग है यार, वैसे उस हिसाब से तो जमीन हो गई, हर एक चीज हो गई, और प्लस उसकी ट्रेड, क्योंकि वो बहुत वो है, मतलब ये लगा लो हर चीज का हब हो गया। मतलब मुझे ये चाहिए वो वाला है ना कि ये भी इधर से भी जमीन ले लूं, उधर से बहुत भी सस्ता बनता है वहां पर, तो क्लोथिंग से लेकर हर एक चीज, बहुत सारी कंट्रीज आज भी वहीं से ही उनके पास जो टेक्निक्स है, जो मशीन्स है, क्लोथिंग
स्पेशली जो मतलब टेक्सटाइल अगर वो देखें तो काफी तो बड़े इसलिए लेवल कहीं ना पे कहीं है। उनकी इकोनॉमी आज भी, चाहे उनके मतलब कि डिप्लोमेटिक रिलेशन सही नहीं रहते कंट्रीज से, लेकिन फिर भी पॉलिटिकल ना होने के बाद भी कई बार जैसे अमेरिका भी कई बार लड़ जाता है, थोड़े लेबर बहुत नोकझोंक, जैसे सस्ती है नोकझोंक वहाँ पे। होती रहती है, जैसे हाँ। कि कुछ चीजों पे इंडिया अग्री नहीं करता हर एक चीज, लेकिन फिर भी वहां पर लेबर प्लस टेक्नोलॉजी ऐसी है थोड़ी हर सी, चीज, हाँ। प्लस सस्ता है वहां पर, तो इसलिए फिर भी वहां पर ये सारी ट्रेड वाली चीजें होती है। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है कि आने वाले टाइम में इंडिया बहुत फोकस्ड हो चुका है, अपने लोगों को भी स्किल कर रहा है बहुत अच्छे से, और स्किलफुल इंडिया बनता जा रहा है, और यहाँ पर जितना ज्यादा यहाँ पर ट्रेड होगा, यहाँ पर चीजें मैन्युफैक्चर होंगी, उतना ही इंडिया को बूस्ट मिलेगा। फायदा भी होगा। और ये चीज है, लेकिन वही वाली है ना, थोड़ी चाल चलता है चाइना, उसको हर जमीन चाहिए, हर एक चीज पे कब्जा करते हुए, ये चीज है। लेकिन अब इंडिया के अलायंस अच्छे हो रहे, लेकिन ये है कि चाइना के और रशिया के अलायंस भी काफी अच्छे हैं। लेकिन फिर वही है ना, अगर वो इसी तरह से चलता रहेगा, मतलब हर देश से धीरे कुछ ना कुछ उसके चलते रहेंगे, तो फिर तो ये खाली एक देश अगर तुम्हारे साथ है तो इतना वो नहीं है ना। थोड़ा सा इंडिया इसमें मेरे है, हिसाब बहुत सारी कंट्री साथ है। थोड़ा इस पे फोकस होना चाहिए, इंडिया को भी थोड़ा सा और रिगरस अप्रोच लेनी चाहिए। और क्या बोलते हैं, बाकी चाइना को कहीं पता नहीं चाइना समझे कि नहीं समझे, लेकिन एज अ कम्युनिटी काम करना चाहिए ना सबको मिलके, वो वाली बात है। बाकी ये आई है, और अच्छा लगा इंडिया रैंक में चौथे नंबर पर है, अभी रशिया से टॉप ऊपर है, 5 में टॉप 5 में है। लेकिन इसमें बहुत सारी चीज रखी है ना, कल्चरल इन्फ्लुएंस भी रखी बहुत गई है, सारी ट्रेड भी चीजें, रखी गई है। तो आपको क्या कहना है इस बारे में बताएं जरूर। मिलते हैं आपसे एक वीडियो के साथ, चैनल पर नहीं तो प्लीज सब्सक्राइब। बाय बाय, टेक केयर। टेक केयर।